अगर यहां से एनडीए जीत गया तो हम यहां मुंह दिखाने नहीं आएंगे। दोस्तों, बीजेपी का एक फैसला उसके लिए गले की फांस बन गया है। उसको लगा था कि उसका ये फैसला मास्टर स्ट्रोक बनेगा, लेकिन जमीन पर आते आते डिजास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है। मैथिली ठाकुर, आप जानते हैं इनको दोस्तों, लोक गायिका हैं, बहुत ही प्यारा गाती हैं, बहुत ही मीठा गाती हैं। लेकिन ये चर्चा का विषय तब बनी जब अचानक से अभी इसी हफ्ते मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल हुई और उसके बाद बीजेपी ने उनको तुरंत टिकट भी दे दिया। टिकट तो दे दिया, लेकिन बीजेपी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि मैथिली ठाकुर, जिनके ऊपर आलाकमान का विश्वास था, हाथ था, इस विश्वास के साथ उनको चुनावी समर में उतारा गया बिहार में, उनको लेकर खुद बीजेपी के नेता बकायदा साफ तौर पर लिखित आदेश ही नहीं देंगे, बल्कि उनको लेकर बीजेपी के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, 7, जी हां दोस्तों, 7 मंडल अध्यक्ष लिखित में कहेंगे कि आलाकमान का यह फैसला हमको बर्दाश्त नहीं है। हम देखते हैं कि इस इलाके से अब एनडीए जीतता कैसे है। अगर एनडीए जीत गया तो हम यहां मुंह दिखाने के लिए नहीं आएंगे। दोस्तों, मैथिली ठाकुर को लेकर बीजेपी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। एक्चुअली में लोगों को चौंकाया भी, क्योंकि मैथिली ठाकुर दरअसल एक पैराशूट उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर उभरी। जब ये जानकारी मिली अचानक से कि मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने बिहार के अलीनगर से उम्मीदवार बनाया है। दरअसल ये जो सीट है अलीनगर दोस्तों, ये आरजेडी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड रही है। हालांकि ये सीट आरजेडी जीत नहीं पाई, ये सीट जीती वीआईपी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में, मुकेश सहनी की पार्टी ने। लेकिन ये जो सीट थी, बाद में मुकेश सहनी के जो विधायक थे वो बीजेपी में शामिल हो गए। बाद में उन पर काफी आरोप वगैरह लगे। लेकिन ये जो सीट रही है, इसमें जीत और हार का जो अंतर रहा बहुत ही दिलचस्प रहा दोस्तों। मात्र 3101 वोट से यहाँ पर बड़ी मुश्किल से आप कह सकते हैं कि एनडीए ने जीत दर्ज की थी, क्योंकि तब मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा थे 2020 के विधानसभा चुनाव में। अच्छा, आरजेडी ने यहाँ बड़ा खेल किया था। आरजेडी ने बड़े लेवल पर यहाँ पर खेल करते हुए एक ब्राह्मण को उम्मीदवार बना दिया और इसके जरिए आरजेडी ने बीजेपी के वोट बैंक को अपने कब्जे में कर लिया। वो ब्राह्मण मतदाता जो बीजेपी का कोर वोटर रहा इस सीट से, अलीनगर से, वो उसने बड़े लेवल पर किसको वोट दिया इस बार 2020 के विधानसभा चुनाव में? आरजेडी को। और मात्र 3101 वोट से, मात्र 3101 वोट से, क्लोज फाइट से बीजेपी, या फिर ये कह ले एनडीए ने ये सीट निकाल ली। लेकिन दोस्तों, अब बीजेपी ने इस पूरे के पूरे सीट में बड़ा खेल किया, क्योंकि बीजेपी समझ रही थी कि आरजेडी का स्ट्रांग होल्ड होगा। तो बीजेपी ने एक बहुत बड़ा चेहरा, जो कि लोक गायिका है, मैथिली ठाकुर लोक गायिका है, सोशल मीडिया में काफी पसंद की जाती हैं, उनका अपना एक ऑरा है, एक पॉपुलैरिटी है। और दोस्तों, मैथिली ठाकुर सवर्ण जाति से आती हैं। दोस्तों, बीजेपी को लगा कि जो खेल आरजेडी ने 2020 पे किया था वो हम इस बार कर लेते हैं। लेकिन ये खेल बीजेपी को पड़ गया है उल्टा, क्योंकि मैथिली ठाकुर जिस तरह से पैराशूट उम्मीदवार के तौर पर इसी हफ्ते बीजेपी उनको ज्वाइन करवाई गई और फिर पार्टी ने उनको टिकट दे दिया, इससे बीजेपी के वो लोग जो बीजेपी के लिए दरी बिछा रहे थे, कुर्सी लगा रहे थे, माइक लगा रहे थे, इस उम्मीद से कि 5 साल बाद जब चुनाव आएगा तो उनके जो समर्थित उम्मीदवार हैं या फिर जो जिनके लिए वो डेडिकेशन से काम करते हैं उनको टिकट मिलेगा, उनका पत्ता कट गया। पत्ता कटा तो कटा, अब ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अब तो एनडीए का पत्ता काटेंगे। दोस्तों, आलाकमान के इस फैसले को साफ तौर पर नामंजूर करते हुए अलीनगर के 7 मंडल अध्यक्षों ने इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए साफ तौर पर कहा है कि ये जो आलाकमान का फैसला है इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैथिली ठाकुर के विरोध में संजय उर्फ पप्पू सिंह, इलाके में उनका काफी जनाधार है, वो उनके खिलाफ में आ गए हैं और उनके समर्थन में बकायदा 7 मंडल अध्यक्ष आ गए हैं। दोस्तों, 7 मंडल अध्यक्ष बीजेपी के हैं, जिन्होंने एक मत में कहा है कि मैथिली ठाकुर किसी भी हाल में एक बाहरी उम्मीदवार है, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों, ताडी पूर्वी के पुरुषोत्तम झा, ताडी पश्चिम के पंकज कंठ, घनश्यामपुर पूर्वी के सुधीर सिंह, घनश्यामपुर पश्चिम के चंदन कुमार ठाकुर, नगर मंडल के रणजीत कुमार मिश्रा, अलीनगर पश्चिमी के गंगा प्रसाद यादव और दोस्तों अलीनगर पूर्वी के लाल मुखिया भी इनमें शामिल थे, जिन्होंने लिखित तौर पर कहा कि मैथिली ठाकुर जो है पैराशूट उम्मीदवार है, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और तो और दोस्तों, इस खबर के मुताबिक मैथिली ठाकुर के विरोध में स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि पंचायत स्तर पर एक बूथ अभियान, एक पंचायत अभियान, अधिकारी 7 मंडल के अध्यक्ष इस्तीफा दे देंगे। हम चुनौती देते हैं कि आप एनडीए यहां से जीत कर दिखा दे। मतलब मैथिली ठाकुर को हराने के लिए
बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के लोग सड़क पर उतर गए और उन्होंने कहा है कि हम घर घर जाएंगे, पंचायत पंचायत जाएंगे और हमें सुनिश्चित करते हैं कि मैथिली ठाकुर यहां से जीतेंगी नहीं, और अगर एनडीए का उम्मीदवार यहां जीत गया तो हम मुंह दिखाने नहीं आएंगे। मतलब कितनी बड़ी बात बोल दी स्थानीय कार्यकर्ताओं ने। दोस्तों बहुत से लोग स्थानीय कार्यकर्ताओं की इस बात को सुनकर हंस सकते हैं कि अरे स्थानीय कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष लेवल के कार्यकर्ता हैं, मैथिली ठाकुर का क्या बिगाड़ लेंगे, मैथिली ठाकुर का पर आलाकमान का हाथ है। हालांकि बात सही है कि कई बार कोई बहुत बड़ा चेहरा या कोई बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट एक कौतूहल पैदा करता है, लेकिन दोस्तों हमको कभी नहीं भूलना चाहिए कि ग्राउंड पर जो आदमी काम करता है ना, उसकी मास अपील जिस लेवल की होती है, कई बार बहुत बड़े बड़े नेता भी उससे हार जाते हैं। उसका सबसे बड़ा प्रमाण है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पता नहीं किस किस को चैलेंज कर रही थी, अल्टीमेटली उनको किसने हराया? केएल शर्मा ने। और केएल शर्मा की दोस्तों खासियत क्या है? केएल शर्मा कभी भी हेडलाइन बनाने वाले कार्यकर्ता नहीं रहे कांग्रेस पार्टी के। केएल शर्मा ने स्मृति ईरानी को हराया। उससे पहले अमेठी से बाहर उनको बहुत कम लोग जानते होंगे, कांग्रेस के लोग जानते थे उनको, लेकिन वो कभी हेडलाइन नहीं बनाते थे। क्यों? क्योंकि उनकी खासियत और उनकी ताकत थी अमेठी की रग रग को पहचानना, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाना। और जब अमेठी के लोगों ने देखा कि अरे ये तो यहीं का, जिसके साथ हम 20 साल से 25 साल से डील कर रहे हैं, ये तो यहीं का आदमी है, तो अमेठी के लोगों ने स्मृति ईरानी को हरा दिया। सोचिए, स्मृति ईरानी उस वक्त केंद्र में मंत्री थी, न केवल मंत्री थी बल्कि सबसे वोकल चेहरों में से थी। भाई स्मृति ईरानी बहुत बड़ा चेहरा हुआ करती थी। वो अलग बात है कि चुनाव हार गई तो उनको टीवी में वापसी करनी पड़ गई। अब तो बीजेपी उनसे प्रचार भी नहीं करवा रही, कहीं बिहार में घुमा के उनको प्रचार ही करवा देती उनसे। रेखा गुप्ता को प्रचार करने लगाया गया है, बीजेपी की दिल्ली की मुख्यमंत्री, लेकिन स्मृति ईरानी को प्रचार से दूर रखा गया है। लेकिन उस वक्त स्मृति ईरानी बहुत बड़ी नेता होती थी ना बीजेपी की, आज से 1.5 साल पहले। सोचिए उनको केएल शर्मा ने हरा दिया। क्यों? ग्राउंड की समझ। तो ग्राउंड में जो रियलिटी होती है, खास तौर पर बीजेपी जैसी पार्टी के लिए जो कही जाती है कार्यकर्ताओं की पार्टी, तो उससे पन्ना प्रमुख से लेकर मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस तरह के नैरेटिव सेट करने वाली तो बीजेपी। और ये बात बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी का जो कैडर है वो केवल जीत के लिए लड़ता है। वो ये देखता भी नहीं कि ये कैंडिडेट मुझे पसंद है कि नहीं है, कैंडिडेट आ गया तो लड़ना है, इस लेवल पर लड़ते हैं। बीजेपी का जो लड़ने का एक क्षमता है वो अद्भुत है। लेकिन जब वही क्षमता, वही नेता, वही कार्यकर्ता कहें, एक नहीं, दो नहीं, 7 मंडल अध्यक्ष कहें कि ये जो फैसला आपका है किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हर लिहाज से बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर देगा। वो भी तब जब सीट आपकी बहुत आसान नहीं है। ये बात सही है कि ये सीट वीआईपी ने निकाली और बाद में वो जो विधायक थे वो बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन ये बात भी सही है दोस्तों कि इस सीट में आरजेडी का बहुत ही स्ट्रांग होल्ड रहा है। आप सोचिए 3000 वोट क्या होते हैं, 3000 में हार और जीत का अंतर अगर तय हो रहा है। और ये आरजेडी ने तब किया जब उसने भी एक अगड़ी जाति का उम्मीदवार उतारा, तो उसने ये खेल कर दिया। मतलब इस सीट में आरजेडी ने न केवल आउट परफॉर्म किया है बल्कि ये भी दिखाया कि वो इस सीट में बेहतर कैंडिडेट देकर बीजेपी के वोट बैंक को सेंधमारी कर सकती है। हालांकि ये बात सही है कि इस सीट में जब वीआईपी ने सीट निकाली थी तो यादव वोट बैंक भी बड़े लेवल पर वीआईपी में शिफ्ट किया था। तो ये होता है जब आप कैंडिडेट स्ट्रांग देते हैं ना, इसीलिए कहते हैं इस तरह के चुनाव में कैंडिडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब पूरा का पूरा चुनाव कैंडिडेट्स आधारित चुनाव हो, ऐसे में एक ऐसे कैंडिडेट को उतारना जो हेडलाइन तो बनाता है, जो हर दूसरे दिन टीवी पर भी दिखता है, जो सोशल मीडिया में फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी रखता है, लेकिन जमीन पर उसके अपने का पार्टी के कार्यकर्ता उसको बाहरी मानते हैं, ये किस तरह का गेम होगा और क्या इस गेम में बीजेपी खुद फंस जाएगी? दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।